अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुनाए क्या हाल। अदर स्टूडेंट, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था जो कि अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं। हमने डिवर्जेंस पढ़ा, हमने कर्ल पढ़ा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होते हैं और क्या इनका असल मीनिंग होता है। हम लिख तो ऐसे लेते हैं कि कोई भी वेक्टर है उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो ए कोस के इक्वल हो गया जी, और ए वाई जो है वो हमारे पास हो गया ए साइन के इक्वल। क्या इसका मीनिंग है, क्या ये हमें चीख चीख के बता रहा था और किस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम आज के लेक्चर में डिटेल से देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। स्टूडेंट, मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के ऊपर। तो इसको शुरू करने से पहले हम छोटी सी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं ताकि आप फील आ सके आपको कि असल में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट, आप सब ने बचपन में खिलौनों से तो खेला होगा। सपोज करो आपके पास एक ट्रक है, ऐसे ये कौन सा ट्रक बन गया है, ऐसे आपके पास एक ट्रक है और इसको आपने ऐसे एक रस्सी के जरिए बांधा हुआ है। जब आप स्टूडेंट बैठ के उस रस्सी को खींचेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाला जो ट्रक है ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करेगा। आप बेशक घर में एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि जब आप बैठ को उसको सीधा एक्स एक्सिस में खींचेंगे तो ट्रक सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करेगा। लेकिन जैसे ही आप खड़े हो गए और आपने खड़े होकर ऐसे ट्रक को खींचना स्टार्ट किया तो स्टूडेंट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ट्रक थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी हो जाता है। उसके जो आगे वाले टायर हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अब जो टायर है वो ऊपर की तरफ भी है और साथ साथ में मूव भी कर रहा है। उस वक्त जब आपने इस रस्सी को ऐसे खड़े होकर ऐसे पकड़ा, ऐसे रस्सी होगी, तो उस वक्त जो फोर्स होगी वो उस ट्रक को आगे की तरफ भी मूव करवाएगी और साथ साथ में ट्रक ऊपर की तरफ भी चला जाएगा। अब इस एग्जांपल से हम समझते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब क्वेश्चन ये आता कि जब बात हमारे पास फोर्स हमने सीधी लगा रहे थे, जब हम उस ट्रक को सीधा खींच रहे थे तो ट्रक सीधा आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसको थोड़ा तिरछा किया, हम खड़े हो गए, तो क्यों ट्रक ऊपर की तरफ आया। अब भी ट्रक को सीधा ही जाना चाहिए था। तो स्टूडेंट याद रखना, जब भी कोई वेक्टर एक्स एक्स के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, बात सारी इस एंगल की है, बात सारी इस एंगल की हो रही है कि ये एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपने अर्थ के साथ कोई एंगल नहीं बनाया, फोर्स भी उस डायरेक्शन में और बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी उस डायरेक्शन में, एंगल जीरो, तो सारे का सारा काम, सारे की सारी फोर्स बॉडी को एक्स एक्सिस में मूव करवा रही है। लेकिन जैसे ही हमारे पास इस फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया, तो इस एंगल की वजह से इस फोर्स के क्या हो गए, दो हिस्से हो गए। स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस फोर्स के दो हिस्से हो गए। एक उसका हिस्सा एक्स डायरेक्शन में जो कि उस ट्रक को आगे की तरफ ले जा रहा है, और दूसरा जो उस फोर्स का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है जो कि उस ट्रक को ऊपर की तरफ कर रहता है। ये असल मीनिंग होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के। वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं, कोई भी वेक्टर हो, जब वो किसी एक्स एक्स के साथ एंगल बनाएगा तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे। ये कन्फर्म बात है, उसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक उसका एक्स में, दूसरा उसका वाई में हो जाएगा। अब जितना जितना एंगल बढ़ता जाएगा उसका वाई वाला कंपोनेंट उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि बॉडी हमारे पास फोर्स वाई की तरफ कन्वर्ट हो रही है। जितना एंगल कम होता जाएगा फोर्स का एक्स वाला कंपोनेंट उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब जो फोर्स है वो वाई में कन्वर्ट हो रही है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ कोस एंगल क्यों हम लिखते हैं। तो हमें स्टूडेंट पता, इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि जब हमारे पास इस तरह फोर्स लगती है, एक्स एक्स के साथ उसने एंगल बनाती है, तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक उसका हिस्सा एक्स में चला जाता है जिसको हमने एफ एक्स का नाम दे दिया, और एक उसका हिस्सा हमारे पास वाई में चला जाता है जिसको हमने एफ वाई का नाम दे दिया। तो उसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं पैरेलल डायरेक्शन में, तो ये आ गया एफ वाई। अब हम यहाँ से निकालते हैं एफ एक्स की वैल्यू को और एफ वाई की वैल्यू को। तो हमें पता है कि हमारे पास कोस एंगल क्या होता है, कोस एंगल बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे बेस की क्या वैल्यू, एफ एक्स, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, वो फोर्स जो ओरिजिनल वाली फोर्स है, ये हमारे पास आ गई फोर्स। तो यहाँ से
क्या वैल्यू आई एफ एक्स की, फोर्स के जो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आई वो आ गई एफ कोज एंगल। देखो स्टूडेंट हमारे पास अब जब हम ऊपर खड़े होकर एंगल बनाकर फोर्स लगाएंगे तो उस वक्त फोर्स सारी की सारी ऊपर की तरफ नहीं लगेगी, उसका कुछ हिस्सा हमारे पास एक्स में चला जाएगा जिसकी मैग्नीट्यूड ये होगी ओरिजिनल फोर्स, और जितना उसने एंगल बनाया उसको हम कोज के साथ मल्टीपल कर दें तो उस फोर्स का एक्स वाला हिस्सा हमें मिल जाता है। अब हम निकालते हैं वाई कंपोनेंट को। तो हमें साइन एंगल का पता, हमारे पास परपेंडिकुलर होता है साइन एंगल और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या एफ वाई है और हाइपोटेन्यूज है एफ, और एफ वाई हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा एफ साइन एंगल। ये स्टूडेंट हमारे पास होता है उस फोर्स का वाई वाला कंपोनेंट है, उस फोर्स का वो वाला हिस्सा जो हमारे पास वाई में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं कि ये क्या ये सही भी है या हमने ऐसे ही ये कैलकुलेशन निकाली है। तो स्टूडेंट अगर आप कोज को एंगल को 0 पुट करें, स्टूडेंट अगर आप एंगल को 0 पुट करें तो फिर क्या होगा, हमारे पास फोर्स बिल्कुल ऐसे होगी, ऐसे फोर्स होगी। अगर एंगल हमारे पास 0 है तो फोर्स सारी ऐसे होगी, और जब कोज 0 होगा तो हमारे पास क्या होगा एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ के। तो बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन हमने की कि जब एंगल 0 तो उस वक्त जो सारी की सारी फोर्स है वो किधर होगी एक्स एक्सिस में। अब देखते हैं हमारे पास अगर एंगल 90 हो जाए, तो जब एंगल हमारे पास 90 हो गया तो फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगी, फोर्स ये चली गई। अब हमारे पास कोज 90 क्या होता है, हमारे पास कोज 90 0 होता है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा 0। तो बिल्कुल जब हमारे पास एंगल 90 होता है तो फोर्स का सारा हिस्सा वाई में चला जाता है, उसका जो हिस्सा है एक्स की तरफ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वाई कंपोनेंट के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो एफ एक्स 0 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम साइन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात ये कि क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट, हमेशा कभी भी ये नहीं होता कि फोर्स सिर्फ एक्स में लगे। हम पाबंदी तो नहीं लगा सकते कि फोर्स सिर्फ एक्स में लगे या वाई में लगे, फोर्स किसी भी एंगल के ऊपर लग सकती है। जब वो एंगल के ऊपर लगेगी तो उसके 2 हिस्से हो गए, एक एक्स में दूसरा वाई में। अब अगर हमें चाहिए वर्क तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स का एक्स वाला कंपोनेंट पकड़ेंगे और उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीपल कर देंगे तो हमें वर्क मिल जाएगा। लेकिन जब बात होगी टॉर्क की, जब बात होगी रोटेशन की, तो उस वक्त हम फोर्स का वाई वाला कंपोनेंट पकड़ेंगे और उसको मोमेंट आर्म के साथ मल्टीपल करके टॉर्क निकालेंगे। ये इसकी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स होती हैं, ये इसकी ज़रूरत होती है। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।